हेलो दोस्तों, ईकेजीएस प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, संगीत की तत्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संगीत की टप्पा शैली मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका आर्टिकल होगा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 आयोग अनुच्छेद 280। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। 324 राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण की बात करता है। अनुच्छेद 315 का संबंध लोक सेवा आयोग से है। यह अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 280 का संबंध आयोग से है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 338 का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है या करती है? इसका राइट आंसर राज्य भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए पंचायती राज आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी और राज्य व्यवस्थापक ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ऑप्शन ए ब्रोमीन के, ऑप्शन बी आयोडीन के, ऑप्शन सी क्लोरीन के, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समुद्री शैवाल आयोडीन के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य के लिए उपयोगी होती है। थायराइड ग्रंथि के लिए उचित कार्य करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहली से लेकर आखिरी गतिविधि तक। चलिए देख लेते हैं इनको। प्रारूप समिति का गठन 29 प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1946 को किया गया था। इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था 1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है?
कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को, क्लोरीन डाइऑक्साइड को या अमोनिया को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। N2 O नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी गैस? हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, के रूप में जाना जाता है। यह एक रंगहीन गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग अक्सर एनेस्थीसिया और दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? ए फास्फोरस, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। व्याख्या देख लेते हैं। नाइट्रोजन रेशम के ऐसे प्रोटीन से बने होते हैं, रेशम के रेशे ऐसे प्रोटीन से बने होते हैं और सभी प्रोटीन की तरह इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु शामिल होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के लैक्टोजन के लिए सबसे कम है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी एरोटोनिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। स्तन ग्रंथियों के लिए इंसुलिन लैक्टोजन के लिए सबसे कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लैक्टोजन हार्मोन सही नहीं है। इस प्रश्न में दिए गए विकल्प सही नहीं है, सॉरी, इसमें कोई भी ऑप्शन सत्य नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बनता है? किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बनता है? ऑप्शन ए टॉक्साइड, ऑप्शन बी वायरल वेक्टर, ऑप्शन सी mRNA, ऑप्शन डी लाइव एटेन्यूएटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बनता है? टॉक्साइड, टॉक्साइड का टीका डिप्थीरिया से बनता है। व्याख्या देख लेते हैं। डिप्थीरिया का टीका एक टॉक्साइड वैक्सीन है। इस प्रकार के टीके में बैक्टीरिया वायरस द्वारा बनाए गए विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें कमजोर या निष्क्रिय करके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, लेकिन विषाक्त पदार्थ किसी प्रकार की बीमारी पैदा नहीं करते। मानव हृदय में कितने चैम्बर का बना होता है या कक्षकों का बना होता है? मानव हृदय कितने चैम्बर या कक्षकों का बना होता है? ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 1। राइट आंसर उसका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, केवल मानव हृदय 4 कक्षकों का बना होता है, 4 चैम्बरों का बना होता है। व्याख्या देख लेते हैं। मानव हृदय 4 कक्षकों चैम्बर्स का बना होता है, 2 अलिंद एट्रिया, 2 अलिंद और 2 निलय। 2 निलय वेंट्रिकल्स। ये 4 कक्ष रक्त को शरीर में प्रभावी ढंग से पंप करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मिलान है पेप्टिक वर्ड, डेंगू, फाइलेरिया और मलेरिया। इसका व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पेप्टिक वर्ड का कारक एक जीवाणु होता है। पेप्टिक वर्ड का कारक एक जीवाणु होता है। इसका नाम है हेलियोबैक्टीरिया कोलेरी। डेंगू एक विषाणु वायरस से होने वाला रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलता है, इसलिए विलान बी का एक होगा। फाइलेरिया का कारण क्रम होता है, जैसे वेचेरिया बैनक्रॉफ्टी। मलेरिया का कारण प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया का कारण प्रोटोजोआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 में। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया था। यह भारत में जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? 2 फरवरी, 15 फरवरी, 1 फरवरी, 10 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। 2 फरवरी को हर साल विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड्स पर हुई कन्वेंशन की वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ए मूत्र, बी कीटनाशक, सी घरेलू अपशिष्ट, डी मल पदार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कीटनाशक। कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित हो सकते हैं। मूत्र, घरेलू अपशिष्ट और मल पदार्थ आसानी से विघटित हो जाते हैं। कीटनाशक जैसे DDT गैर बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटी होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और विघटित नहीं होते, जिससे वे पर्यावरण में संचयित होते रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? ऑप्शन ए वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए, ऑप्शन बी रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए, ऑप्शन डी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, ऑप्शन डी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण की जांच के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलीय प्रदूषण में पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का एक मानक है। यह पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। उच्च बीओडी स्तर पानी में अधिक प्रदूषण का संकेत देता है क्योंकि इसका मतलब है कि कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी सतत विकास, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी जैविक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतत विकास। यह सतत विकास कहलाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें आर्थिक विकास को पर्यावरण की सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाता है। इसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। इसका मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना कि वे भविष्य के लिए भी उपलब्ध रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए कीट नियंत्रण, बी आनुवंशिक गुणों का विनाश, सी आवासीय विनाश, डी भारतीय वन्यजीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवासीय विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन सी आवासीय विनाश। व्याख्या देख लेते हैं। आवासीय विनाश जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश है। जब उनके रहने के स्थान जैसे जंगल, घास के मैदान या आर्द्र भूमियों को मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तो प्रजातियां जीवित नहीं रह पाती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से, संवहनीय विकास से, प्रदूषण के नियंत्रण से, पर्यावरण शिक्षा से।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहनीय विकास है, सतत विकास है। संवहनीय विकास है, सतत विकास है। एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से। एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से। राइट आंसर हो जाएगा बी। व्याख्या देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 नामक वैश्विक कार्य योजना निकाली गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी के संवहनीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए दलदल, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी मैंग्रोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नदी है। नदी। व्याख्या देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को दो मुख्य प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, लोटिक और लैंटिक। लोटिक और लैंटिक। लोटिक और लैंटिक। लोटिक और ये एक लैंटिक। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र वे होते हैं जहां पानी लगातार बहता रहता है। जहां पानी लगातार बहता रहता है। जहां पानी लगातार बहता रहता है, जैसे नदियां। ये लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र। लैंटिक का मतलब लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जहां पानी स्थिर रहता है। स्थिर दोनों में यही अंतर है। जहां पानी स्थिर रहता है वो लैंटिक है, और जहां लगातार पानी बहता रहता है वो लोटिक है, जैसे तालाब और झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ऑप्शन ए इन सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन बी एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, ऑप्शन सी जीन पूल द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों में जीवों का रखरखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन सीटू संरक्षण के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। इन सीटू संरक्षण द्वारा इनका रखरखाव किया जाता है। इन सीटू संरक्षण का अर्थ जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना है। उनके प्राकृतिक आवासों में, यहाँ पॉइंट करने वाली बात है, प्राकृतिक आवासों में। इन सीटों का मतलब उनके प्राकृतिक जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व इसके उदाहरण हैं। इसके विपरीत एक्स सीटू संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित किया जाता है, जैसे चिड़ियाघरों, बॉटेनिकल गार्डन और जीन बैंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र को गतिकी को सुदृढ़ करती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र गतिकी को सुदृढ़ करती है। ए जल की उपलब्धता, बी ऊर्जा का प्रवाह, सी खनिज चक्र, डी ऊर्जा की उपलब्धता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का प्रवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का प्रवाह। व्याख्या देख लेते हैं। ऊर्जा का प्रवाह, एक पारिस्थितिकी तंत्र को गतिशील और स्थिर रखने के लिए ऊर्जा का प्रवाह निरंतर आवश्यक है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो उत्पादकों जैसे पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से भोक्ताओं, शाकाहारी मांसाहारी तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए नेफेंथिस, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी अरबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफेंथिस। नेफेंथिस जिसको घटपौड़ी कहते हैं, एक मांसाहारी पौधा या कीटभक्षी पौधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में गाद क्या है? ऑप्शन ए पोषण स्तर, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, ऑप्शन सी खनिज चक्रण से, ऑप्शन डी केवल पोषण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में गाद पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण स्तर, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण स्तर, ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला को पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल के रूप में जाना जाता है। यह
जो यह दर्शाता है कि कोई जीव खाद्य श्रृंखला में कहाँ स्थित है। उदाहरण के लिए उत्पादक पौधे पोषण स्तर T1 पर होते हैं, शाकाहारी उपभोक्ता पोषण स्तर दूसरे T2 पर होते हैं और मांसाहारी तीसरे पोषण स्तर T3 पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पौधे जलीय जानवर और जल को जैव विविधता तंत्र कहते हैं। ऑप्शन इसमें है ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी लेमना, ऑप्शन सी ट्रोपा, ऑप्शन डी ट्रोपा। ट्रोपा दो बार हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें जल, पौधे, जानवर और अन्य सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। यह इन सभी के बीच की परस्पर क्रिया को समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक की वृद्धि को रोकता है या मारता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। राइट आंसर ए जीवाणु। व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक वे दवाएं हैं जो जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं, या तो जीवाणुओं को मारती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। ये विषाणु, वायरस, कवक संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कारण ए, कथन ए कारण हरे पौधों के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हरे पौधे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हरे पौधों में ऑक्सीजन की कमी होती है। हरे पौधे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो बात सही है, अभी कथन तो सही है, मगर हरे पौधों में ऑक्सीजन की कमी होती है, ये बात गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य है किंतु आर असत्य है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। परंतु आर गलत है। हरे पौधों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। वे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, कमी नहीं होती है। समुद्री घास के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। समुद्री घास के मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये एक महत्वपूर्ण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। एक कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो सही, केवल दो सही। क्योंकि वो नंबर कह रहा है ऑप्शन नंबर एक कह रहा है ए एक महत्वपूर्ण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। नहीं, स्थलीय नहीं, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ना कि स्थलीय। यहाँ पे जलीय होता तो सही होता, मगर ये स्थलीय है, ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस हिसाब से केवल दो। राइट आंसर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री घास के मैदान जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। समुद्री घास के मैदान, अभी जो हमने बोला था कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ये जलीय होता तो वहां से ही हो जाता। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थलीय नहीं है। कथन दो सही है। समुद्री घास के मैदान अत्यधिक कार्बन अवशोषित करते हैं और इसे मिट्टी में संग्रहित करते हैं, जिससे वे कार्बन पृथक्करण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। वर्धा महानदी की सहायक नदी है और भीमा गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसमें रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा जो ये सी, ऑप्शन सी गलत है। ये वाला ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ये वर्धा नदी जो है
महानदी की सहायक नदी, सॉरी गोदावरी की सहायक नदी है। ये वर्धा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की। व्याख्या देख लेते हैं। वर्धा बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, प्राणहिता नदी गोदावरी की सहायक नदी है और भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। वर्धा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। अच्छा सियाचिन ग्लेशियर जो पूछा था किस रेंज में स्थित है, तो ये काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम काराकोरम रेंज में स्थित है, काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, यह नोट करने वाली पॉइंट ये है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास नली गर्दन में स्थित होती है। अभिकथन है श्वास नली गर्दन में स्थित होती है और कारण आर है श्वास नली को ग्रासनी से एक ही भोजन और वायु का परिवहन होता है। श्वास नली को ग्रासनी से एक ही भोजन और वायु का परिवहन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ये तो सत्य है किंतु आर असत्य है, आर असत्य है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए तो सत्य है, आर असत्य है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन ये सही है। श्वसन नली जिसे ट्रेकिया भी कहा जाता है, एक नली है जो वायु को फेफड़ों तक ले जाती है और यह गर्दन में स्थित होती है। ये बात तो सही है, ये गर्दन में स्थित होती है। कारण आर गलत है। ग्रसनी के बाद भोजन और वायु के लिए दो अलग अलग नलिकाएं होती हैं। ग्रसनी के बाद भोजन के लिए दो अलग अलग नलिकाएं होती हैं। श्वास नली ट्रेकिया वायु के लिए और ग्रस नली एसोफेगस भोजन के लिए। ग्रसनी से दोनों का परिवहन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक जल से उत्पन्न होने वाले रोग का कारण है? जल से उत्पन्न वाले रोगों का कारण है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल जनित रोग दूषित जल के सेवन से होता है, जैसे हैजा है, टाइफाइड और पेचिस। जीवाणु जनित रोग अक्सर दूषित जल के पीने से होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दूध का स्राव और निष्कासन को बढ़ाता है? ऑप्शन ए सोमेटोस्टेटिन, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन। दूध के स्राव और निष्कासन को बढ़ाता है, उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। व्याख्या देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन एक नस्ल स्तन प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध के उत्पादन स्राव को उत्तेजित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हालांकि यहाँ विकल्प में नहीं है, दूध के निष्कासन में जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए निम्नलिखित पदों को सृजित किया जा सकता है। ऑप्शन दो संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। इस प्रकार से सही विकल्प है। अब केवल 1 सही है, केवल 2 सही है,
केवल एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक ना तो दो सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय स्टाफ होता है। कुछ पद दोनों सदनों के लिए मान्य हो सकते हैं, लेकिन यह सभी पदों के लिए सच नहीं है। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, इससे गलत हो गया थोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो सही है, केवल दो सही। पहला गलत है, ऑप्शन नंबर एक गलत है, ऑप्शन नंबर दो सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, केवल दो सही। कथन दो सही। अनुच्छेद 298 के अनुसार संसद को सचिवालय स्टाफ की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अविकल्पित दूसरे का कहा गया है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर एक विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अभिकथन ए, अभिकथन आर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।